मजेदार डाटा बताता हूं भारत सरकार का। भारत सरकार की नौकरियों में जो स्वीपर की नौकरी है, सफाई का काम करने वाले स्वीपर की नौकरी है, वो नौकरी 2001 में जितनी थी वो घट के 60% कम हो गई, 40% बची है। और उस 40% नौकरियों में लगभग 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी के लगभग 18,000 सफाई कर्मचारी हैं। 18,000 जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी, क्योंकि जो अनुसूचित जाति के हैं और वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट में, वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के या जनरल कैटेगरी के लोग जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे हैं, वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिस में बैठते हैं, वो मैसेंजर का। जो सत्ता के अंदर जातिवादी मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हैं, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और एक मजे की बात देखिए, जब मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको तो अपनी पार्टी में आना चाहिए था। अब सवाल ये, अपनी पार्टी कौन सी है भाई? ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा वो अपना, और जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेगा वो पराया। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध, संत गुरु रविदास जी, संत कबीरदास जी, गुरु नानक देव जी, ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, फातिमा शेख जी, नारायण गुरु जी, पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, माता रमाबाई जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, रामस्वरूप वर्मा जी, दलई सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी और मानवर कांसीराम साहब सहित समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। साथियों, बहुत ही लंबे और मजबूत संघर्ष की जरूरत है, क्योंकि साजिशें लगातार, जैसे ही भारत आजाद हुआ, जैसे ही डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रयास से हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खुले, सरकारी नौकरियों के रास्ते खुले, संसद और विधानसभाओं में, जिला पंचायत में, नगर निगम में जाने के रास्ते खुले, वैसे ही तमाम बहुजन समाज को रोकने के षड्यंत्र भी चालू हो गए। और षड्यंत्र चलते चलते उस दिन वो षड्यंत्र और ज्यादा बढ़ गए जब 1975 में शेड्यूल ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, और सरकारों में टोटल बजट का जनसंख्या के हिसाब से उनके परसेंटेज में जो प्लान फंड में जो उनको देना शुरू किया, स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड और ट्राइबल सब प्लान फंड में, उसके बाद वो षड्यंत्र और ज्यादा तेज हो गया कि कैसे बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ने से रोका जाए। नतीजा ये है कि पिछले 15 से 20 सालों में, या ये कहें कि अब से 40 सालों में, एक काम बहुत तेजी से हुआ। पहला तो ये कि 1950-60 के दशक में हमारे लोग जब शहरों में आए, सरकारी नौकरियों में फोर्थ क्लास में आए, तो लोगों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की इस बात को पल्ले से बांध लिया, गांठ बांध लिया कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है, शिक्षित बनाना है, समाज को संगठित करना है और अपने हक अधिकार की लड़ाई को संघर्ष से जीतना है। तो पहले तो हमारे लोग फोर्थ क्लास में बड़ी मात्रा में भर्ती होना शुरू हुए। जो फोर्थ क्लास में भर्ती हुए उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ लोग क्लर्क बनने लगे, अलग अलग विभागों में, रेलवेज में, पोस्ट एंड टेलीग्राम में,
तमाम तरह के विभागों में हमारी नौकरियों के अंदर लोग आने लगे। और फिर जो इंदिरा गांधी जी के समय पर, उससे पहले जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज हुआ करती थी, बनियों के हुआ करते थे, बनियों की इंश्योरेंस कंपनियां हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने उनका राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद बड़ी मात्रा में हमारे बहुजन समाज के लोग, SC ST के लोग और OBC रिजर्वेशन मिलने के बाद OBC के लोग बैंकों में और इंश्योरेंस कंपनियों में भी बड़ी नौकरियों में आने लगे, लाखों के मात्रा में आए। लेकिन हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते देख, लगभग अब से 40 साल पहले जो षड्यंत्र शुरू हुआ कि ये लोग अब पढ़ लिख कर आगे आने लगे हैं, नौकरियों में आने लगे हैं और कंपटीशन में भी अब जनरल के मुकाबले पे खड़े होने लगे हैं, तो कुछ लोगों को ये तकलीफ हो गई, अगर अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग इसी तरह पढ़ लिख कर आगे आते रहे तो उनके बच्चों के सामने एक मुकाबले पर बड़ा कंपटीशन खड़ा हो जाएगा। और 90% बहुजन समाज के लोग हैं, जब ये 90% लोग पढ़ाई लिखाई का महत्व तो समझ लेंगे और ये अपना हक ले लेंगे, तो फिर जो पूरे देश के संसाधनों पर और सरकारी नौकरियों पर जो 90% पर उनका कब्जा था, उन्हें वो कब्जा छीनने का डर लगने लगा। उन्हें लगा कि अभी तो नौकरियों के अंदर भी उन्हीं का कब्जा है, और जब ये SC ST के साथ साथ OBC भी नौकरी में आएगा तो जहां 70-80% पे उनका कब्जा था, उसमें से 50% के आसपास SC ST OBC आ जाएगा। उनमें एक डर पैदा हो गया और उस डर की वजह से उन्होंने षड्यंत्र करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने पहले तो जो प्राइमरी एजुकेशन था और सेकेंडरी एजुकेशन था उस पर हमला बोला। उन्होंने क्या किया, एक एक करके सरकारी स्कूलों को कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खोलने शुरू कर दिए। एक के बाद एक प्राइवेट स्कूल खुलते चले गए और धीरे धीरे हालात ये हुए सरकारी स्कूल बंद होते चले गए। मैंने इस बात का पूरा डाटा निकाला तो पता लगा पिछले 15 से 20 सालों में लगभग 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या देश की जनसंख्या कम हो गई है? जब देश की जनसंख्या कम नहीं हुई बल्कि दुगनी हो गई तो सरकारी स्कूल दुगने होने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को एक एक करके बंद करना शुरू कर दिया और कमजोर करना शुरू कर दिया और प्राइवेट स्कूल खुलने शुरू हो गए। प्राइवेट स्कूलों में फीस इतनी ज्यादा कि बहुजन समाज के 98-99% लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा सकते। और वो केवल प्राइवेट स्कूल खोलने और सरकारी स्कूल बंद करने तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इसके साथ साथ देश के जितने भी सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, जो पिछली सरकारों ने 100 के आसपास जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बनाई थी, उनको धीरे धीरे सरकारों ने प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया, उनको बेचना शुरू कर दिया। और दूसरा, बेचा किसने? बेचा उन लोगों ने जो अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, जो लोग मेरिट की बात करते हैं, जो लोग कहते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों में मेरिट नहीं होती। मैं उन मेरिटधारी लोगों से पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर जितने प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, उन सब के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे या CEO थे, वो कौन सी जाति के थे? अगर उसका डाटा निकाला जाए तो 99.9% वही मेरिटधारी जाति वाले लोग उन कंपनियों के ऊपर बैठे थे। उसके बावजूद अगर वो कंपनियां डूब गई, सिक डिक्लेयर हो गई, वाइंड अप हो गई, प्राइवेटाइज हो गई, बेच दी गई, इसका मतलब उनके अंदर मेरिट नहीं है। वो नाकाबिल लोग काबिलियत की बात करके देश के सरकारी संस्थानों में ऊपर जाके उनको पहले वो घाटे में पहुंचाते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं ताकि SC ST OBC के बच्चे सरकारी नौकरी में ना आ पाए। तो इस तरीके से उन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से
80% सरकारी नौकरियां तो वो छीन ली है। और ऊपर से दूसरा खेल और खेला कि एक तो प्राइवेट स्कूल खोल के इतनी महंगी फीस की प्राइवेट स्कूल को हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरकारी स्कूलों में मेहनत मशक्कत करके पढ़ लिख के जब हमारे बच्चे 12वीं तक आ जाते हैं तो हमारे बच्चों में भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं, काबिल बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनने का, जज बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वकील बनने का सपना देखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बनने का सपना देखते हैं। अब सवाल यह है कि जब वो 12वीं में पढ़ रहा है, अब बच्चे को आगे का तैयारी, पहले तो एडमिशन के लिए कोचिंग, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, मेडिकल की हो, लो की हो या किसी और एग्जाम की हो। आजकल तो क्यूट भी चालू हो गया यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन के लिए। तो पहले तो उसको आगे का एडमिशन, हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन के लिए उसको कोचिंग चाहिए। और अगर मेडिकल, इंजीनियरिंग या लॉ की एंट्रेंस की तैयारी के लिए कोचिंग की बात करूं तो कम से कम 2 से 3 लाख रुपया तो कोचिंग के लिए चाहिए। अब वो कहीं से अरेंज करके कोचिंग ले भी ले और बच्चा काबिल है, कॉम्पिटेंट है और वो एग्जाम पास कर लेता है, अब उसको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, लॉ में, मैनेजमेंट में उसको एडमिशन ऑफर होता है, तो एक डिग्री कंप्लीट करने का 5 साल का और 4 साल का कोर्स पूरा करने के लिए न्यूनतम उसको 15 से 20 लाख रुपया चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्गों में तो 98 और 99% ऐसे लोग हैं, माइनॉरिटीज में भी, जो लोग ये हायर एजुकेशन का, ये जो टेक्निकल एजुकेशन का डिग्री कंप्लीट करने के लिए जो चाहिए 15-20 लाख रुपया, वो उनके पास है ही नहीं। पैसे के अभाव में इन वर्गों के बच्चे पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर है। बहुत से लोग कहते हैं आप जहां भी जाते हो पूरे देश में यही बात करते हो, तो भैया मुझे बता दो ये बात मैं क्यों ना करूं? क्या ये जो समस्या मैं सामने रख रहा हूं, क्या इसका समाधान हो गया? अगर समाधान नहीं हुआ तो जब तक समाधान हो नहीं जाता, जब तक सत्ता से, सरकारों से समाधान करवा नहीं लेते, तब तक ये बात पूरे देश में बार बार मैं बोलता रहूंगा और तब तक बोलता रहूंगा जब तक अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोग और अन्य जाति के भी जो गरीब लोग हैं, जो हायर एजुकेशन का खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है, जब तक ऐसे गरीब बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम सरकारें ना कर दे, तब तक मैं लगातार बोलता रहूंगा, पूरे देश में जाकर लोगों को जागरूक करता रहूंगा। ये मेरा संकल्प है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो अभी जजमेंट आया 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, कि भाई कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने सारी सरकारी नौकरियां ही खत्म कर दी है, तो फिर ये जजमेंट से निकलने वाला क्या है? मैं एक डाटा आपको बताऊंगा, आप चौंक जाएंगे। 2001 में भारत सरकार की जितनी नौकरियां हुआ करती थी, उनमें से 70% सरकारी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं 2021 आते आते। अब तो 24 चल रहा है, तो 70% नौकरियां तो वो पहले ही खत्म कर चुके, क्योंकि उन्होंने इंडियन रेलवे ज्यादातर बेच दिया। पहले कभी कभी कई साल में कोई रेलवे एक्सीडेंट सुनने को मिलता था, लेकिन अब तो हर दूसरे तीसरे दिन रेल एक्सीडेंट या पटरी से ट्रेन उतर गई, हर दूसरे तीसरे दिन मिलता। पहले एक रेल एक्सीडेंट होने पर रेलवे मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे, और आज इतने सारे रेलवे के एक्सीडेंट हो गए, गाड़ी पटरी से उतर गई, कहीं कुछ हो गया, और रेलवे के मंत्री को शर्म भी नहीं आती इस्तीफा देने, तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने बैंक ज्यादातर प्राइवेटाइज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनियां ज्यादातर प्राइवेटाइज कर दी, एक एक करके इन्होंने पेट्रोलियम कंपनियां, गैस कंपनियां, आईटीडीसी के होटल, बाल्को, नाल्को, यानी सब कुछ तो धीरे धीरे प्राइवेटाइज कर दिया। जब प्राइवेटाइज हो गया, नौकरी तो बची नहीं है, और जो बची है उसमें भी मैं बड़ा चमत्कारिक आपको आंकड़ा बताता हूं। मैं हरियाणा का आपको वो देता हूं एग्जाम्पल, उसी से पूरे भारत की तुलना कर लीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे पास डाटा पूरा है, लेकिन एक एक स्टेट का बताऊंगा तो उसमें तो कई घंटे चाहिए, आप भी कहेंगे कि वो इतना टाइम नहीं है, हॉल का भी कुछ टाइम होगा खाली करने का, तो मैं केवल एक स्टेट से पूरे देश की तस्वीर सामने रखूंगा। हरियाणा के अंदर अनुसूचित जाति की जनसंख्या जो है वो लगभग 68 लाख है।
68 लाख के आसपास हरियाणा की टोटल अनुसूचित जाति की जनसंख्या है और अनुसूचित जाति की 78 जातियां हैं। अब ये जो उपवर्गीकरण की बात कर रहे हैं, अगर मान लो 2 वर्ग बना दिए, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, अब 2 वर्ग बना दिए, एक में मान लो 25 जाति डाल दी और एक में 53 जाति डाल दी। तो पहले तो जो प्रेजेंट का डाटा वो सुन लीजिए ताकि आपको पता लगे। हरियाणा में ए ग्रुप की नौकरी के अंदर 78 जाति में से 17 जाति ऐसी हैं, 17 जातियों का एक आदमी भी ग्रुप ए की नौकरी में नहीं है। 17 जाति 78 में से ऐसी हैं जिनका एक आदमी भी ग्रुप ए की नौकरी में नहीं है और 78 में से 14 जाति ऐसी हैं जिसका एक आदमी भी ग्रुप बी की नौकरी में नहीं है। 78 में से एक जाति ऐसी है जिसका एक जाति ऐसी जिसका एक आदमी भी ग्रुप सी में नहीं है और 78 में से 4 जाति ऐसी है जिसका एक आदमी भी आज की डेट में ग्रुप डी की नौकरी में नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, उपवर्गीकरण कर दो। मान लो कर दिया, वैकेंसी निकली तो एक वर्ग में, एक क्लास में जाति होगी, मान लो सपोज करो 78 में से एक में होगी 55 और एक में होगी 23। वैकेंसी निकली एक। मैं पूछना चाहता हूं उस एक एससी की वैकेंसी पे इन 78 जातियों में कैसे दोगे? 500 साल तक भी क्या 78 जातियों को कभी हक मिल जाएगा? दूसरी बात, अगर मान लो इंजीनियर की वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की निकली, इसके लिए इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट चाहिए। अब जिन जातियों में अभी तक एक भी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट नहीं है और आगे इतना महंगी शिक्षा की पैसे का अभाव में और संभावना भी नहीं दिख रही तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो जाएगा। तो बताइए क्या आने वाले 200 साल में जाके भी कभी उस जाति से कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जब नहीं होगा तो वो क्या जेई बन पाएगा? भाई आप सीधा सीधा सवाल जवाब देखिए। ये तोड़ने की साजिश हम क्यों बार बार कह रहे हैं कि उपवर्गीकरण नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि आप नौकरियां खत्म कर चुके हैं। ये तो आपने हमें लड़ाने के लिए किया है, नौकरी देने की इच्छा नहीं है आपकी। अगर आपकी नौकरी देने की इच्छा होती और आप उपवर्गीकरण बाकी बात कर रहे हैं तो उससे पहले इस बात का इंतजाम करते कि जिन जातियों के पास, जिन लोगों के पास अपने बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन, हायर एजुकेशन करने के लिए पैसा नहीं है कि वो बच्चों को पढ़ा सके, तो पहले तो वो सरकारें उन जातियों के बच्चों के पढ़ने का फीस का इंतजाम कर दे, उनकी कोचिंग का इंतजाम कर दे। तब तो लगेगा कि सरकारें ईमानदार हैं और वो इन वर्गों को वास्तव में उनका हिस्सा देना चाहती है। लेकिन अगर वो फीस तो बढ़ाती जा रही है पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई का इंतजाम कर नहीं रहे, पैसे का इंतजाम कर नहीं रहे कि वो बच्चे डिग्री ले पाए, और फिर आप कह रहे हो कि भाई कुछ जातियां पिछड़ गई जिनको हक नहीं मिला। हम उपवर्गीकरण इसलिए कर रहे हैं ताकि जिनको नहीं मिला उनको मिल जाए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर वो बच्चा उस तरह की जो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है किसी पर्टिकुलर पोस्ट की, अगर उस क्वालिफिकेशन को वो अर्जित ही नहीं कर पाता तो वो बच्चा उस एग्जाम में बैठेगा कैसे? और बैठ भी जाए, मान लो कहीं से कर्ज करके उसने वो क्वालिफिकेशन लेके वो उसने अर्जित कर ली, एग्जाम में भी बैठ गया। अब एग्जाम में तो कोई जाति देख के एग्जाम पास करेगा नहीं, उसमें तो रिटर्न एग्जाम पास करना पड़ेगा। और ऊपर से अगर 2 वर्गों में बांट दिया और एक वर्ग में 23 जाति होगी, एक में 55 हो गई, तो वैकेंसी एक है तो कोई एक ही तो निकलेगा। उपवर्गीकरण होने के बाद भी उस वर्ग में से कोई एक ही तो निकलेगा, बाकी जाति तो फिर भी वंचित रह गई। इसका मतलब सरकारों की नीयत उनको हक देने की नहीं है बल्कि उनको आपस में लड़वाने की है। और एक और मजेदार डाटा बताता हूं भारत सरकार का। भारत सरकार की नौकरियों में जो स्वीपर की नौकरी है, सफाई का काम करने वाले स्वीपर की नौकरी है, वो नौकरी 2001 में जितनी थी वो घट के 60% कम हो गई, 40% बची है। और उस 40% नौकरियों में लगभग 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी हैं,
लेकिन जनरल कैटेगरी के लगभग 18,000 सफाई कर्मचारी हैं। 18,000 जनरल कैटेगरी के सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन सफाई का काम वो 18,000 नहीं करते जो जनरल कैटेगरी के हैं। सफाई का काम जो 14,000 अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारी की पोस्ट पर है वो करते हैं। यानी कि अगर टोटल पोस्ट सफाई कर्मचारी की सारी जोड़ के अगर मान लो 39,000 हैं, तो 39,000 लोगों का काम 14,000 लोग कर रहे हैं। क्योंकि जो अनुसूचित जाति के हैं और वो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे वो तो सफाई का काम कर रहे हैं, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के या जनरल कैटेगरी के लोग जो सफाई कर्मचारी की पोस्ट पे हैं वो सफाई का काम नहीं करते, वो ऑफिस में बैठते हैं, वो मैसेंजर का या जो पियोन वाला काम करते हैं। तो इसलिए पहले तो ये समझना पड़ेगा हकमारी कर कौन रहा है। सच्चाई तो ये जो सत्ता के अंदर जातिवादी मनोवादी सोच वाले लोग बैठे हैं, वो लोग बहुजन समाज के लोगों को न्याय देना नहीं चाहते। ये बात सबको समझ आ जानी चाहिए। और जब तक ये कॉलेजियम सिस्टम है तब तक सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के जज बनने का रास्ता कॉलेजियम से जाता है। कॉलेजियम में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है, तो हमारे लोग जब तक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बनेंगे तब तक हमारे लोगों को न्यायालयों से भी न्याय की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि जजों में भी जुडिशियस कैरेक्टर वाले जजों की संख्या कम है। और एक मजे की बात देखिए, जब मैंने रिजाइन किया आम आदमी पार्टी से और मैंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं आपको तो अपनी पार्टी में आना चाहिए था। अब सवाल ये अपनी पार्टी कौन सी है भाई? ये जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा वो अपना, और जो इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेगा वो पराया। सिंपल सी बात है, जाति जनगणना करवानी है, SC ST OBC माइनॉरिटीज को उनका हक दिलवाना है। जो भी देश का नेता इन मुद्दों को हल करने की बात करेगा हम उसके साथ हैं। अगर आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं जाति जनगणना करवा के छोड़ूंगा, संविधान की रक्षा करना मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी है, अगर वो कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के अंदर, मीडिया के अंदर या तमाम अन्य जो क्षेत्र है उसमें SC ST OBC को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये न्याय मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या उतना उसका हिस्सा मिलना चाहिए, अगर वो हमारी बात को कर रहे हैं, जिन मुद्दों के लिए फूले, साहू, अंबेडकर, पेरियार, जगदेव बाबू कुशवाहा, कर्पूरी ठाकुर, वर्मा जी, ललित सिंह यादव जी, मान्यवर कांसीराम साहब, लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, जिन मुद्दों के लिए लड़ती रही, लेकिन वो मुद्दे आज सोल्व नहीं हो रहे हैं। और अगर मान लो राहुल गांधी कह रहे हैं हम इन मुद्दों को सोल्व करेंगे, तो भाई हमारा मकसद विचारधारा का है। हमें किसी व्यक्ति किसी नेता से लेना देना कुछ नहीं है, हमें बहुजन समाज की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। और अगर जो भी कोई, चाहे वो हमारे समाज का नेता क्यों ना हो, जो समाज में फूट डालने की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों पे चुप्पी साध लेगा, हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न पे चुप रह जाएगा, वो हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए रोड पर संघर्ष करता नजर आएगा वो हमारा है, हम उसके हैं, हम उसके साथ मिलके अपने बहुजन समाज के मुद्दों को सॉल्व कराएंगे, उनको जनसंख्या के हिसाब से हिस्सा दिलवाएंगे। इसी के लिए हमारी लड़ाई है। और हम फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार, मान्यवर कांसीराम साहब की विचारधारा के लिए जो कुछ करना पड़ेगा करेंगे, यहां तक कि अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम वो भी देंगे। आप सबने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत ध्यानपूर्वक सुना, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने डेटा के साथ जो बातें बताई, आप ही की बातों को और मजबूती देते हुए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पिछले 2014 के आसपास में सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 74,000 नौकरियां हुआ करती थी। आज उन नौकरियों को कम करके लगभग 14 या 15,000 तक कर दिया गया है। और उसके बाद ये हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और हमको नौकरी देने की बात। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और News 22 लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। देखते रहें News 22 लाइव।
सदैव आपके साथ।